नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के लिए अनुच्छेद लेखन पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद लेखन आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि अनुच्छेद होता क्या है। अनुच्छेद लेखन एक कला है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद को लिखना भी एक प्रकार की कला है। किसी विषय से संबंधित कोई भी विषय, कोई टॉपिक आता है हमारे पेपर में, तो किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता है। कोई भी टॉपिक आया पेपर में, किसी विषय से संबंधित सभी प्रकार के हम महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में वर्णन करें। सभी महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की ज़रूरत पड़ती है। अनुच्छेद लिखते हुए, जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद लिखते हुए भूमिका बांधने और निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इसे लिखते समय, जब हम अनुच्छेद लिखते हैं, इसे लिखते समय किसी निश्चित ढांचे में, कोई भी किसी प्रकार का कोई निश्चित ढांचा बन जाए तो किसी निश्चित ढांचे में बांधने की अपेक्षा नहीं होती है। दिए गए विषय को, कोई भी टॉपिक आपका अनुच्छेद के लिए आता है तो दिए गए विषय को ध्यान में रखकर पूरे अनुच्छेद में उसी का विस्तार किया जाता है। ठीक है ना। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेंगी। तो आपने ये समझ लिया कि अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद एक प्रकार के लेखन की कला है। अनुच्छेद भी लेखन की एक कला है। किसी भी विषय का क्या करें हम, कोई भी टॉपिक हमारे पेपर में आ जाए तो किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें उसकी आ जाएं, उसको संक्षिप्त करते हुए हम लिखें। सभी महत्वपूर्ण बातों को शॉर्ट में, संक्षेप में लिखने का प्रयास करें। तो ऐसा लिखने के लिए भी बड़ी बुद्धि कौशल की ज़रूरत होती है। तो सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में लिखना निबंध का छोटा रूप मान सकते हैं हम। निबंध का छोटा रूप मान सकते हैं हम लोग अनुच्छेद को। तो आप लोग समझ गए, किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त वर्णन करना। किसी भी टॉपिक का, जो भी टॉपिक आया उससे संबंधित उस सभी महत्वपूर्ण बातों को हम संक्षेप में लिखें, उसी को हम कहते हैं अनुच्छेद लेखन। ठीक है ना। अब अनुच्छेद लिखने के लिए हमें निम्न बातों की ज़रूरत पड़ती है, निम्न चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। निम्न बातों की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको अनुच्छेद लिखना पड़ता है। जैसे नंबर 1, किन किन बातों को आप लोग याद रखेंगे। नंबर 1 समझ लीजिए पहले, जैसे हमने ये बताया आपको कि अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त शैली है। अनुच्छेद लेखन, समझ लीजिए, एक प्रकार की संक्षिप्त शैली है। ठीक है। अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की कैसी शैली है? संक्षिप्त, यानी कि शॉर्ट में लिखना, उसको संक्षिप्त शैली है। अतः मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। ठीक है, ये समझ लिया हमने एक चीज़ कि अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त शैली होती है। अतः मुख्य विषय पर ही हमें केंद्रित रहना चाहिए, मुख्य विषय से हम भटके नहीं। ठीक, ये एक पॉइंट, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नंबर दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद में अनावश्यक प्रसंग नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उल जलूल कुछ भी आप लिखते रहें। अनावश्यक प्रसंगों का वर्णन हमें विशेष नहीं करना है उसमें, तो अनावश्यक प्रसंगों से हमें बचना चाहिए। अनुच्छेद में, ये दूसरा पॉइंट है, इनको याद में रखिए आप। अनुच्छेद में अनावश्यक प्रसंग नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद में अनावश्यक प्रसंग नहीं होने चाहिए। ये 2 पॉइंट आप याद रखिए अनुच्छेद लिखते समय। नंबर तीसरा पॉइंट, सभी वाक्यों का परस्पर, जितने वाक्य हमारे अनुच्छेद में आ रहे हैं,
सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट कि जितने भी सेंटेंस हमारे बने, जितने भी वाक्य हम लिख रहे हैं, तो सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अगला पॉइंट, अनुच्छेद का केंद्रीय भाव अनुच्छेद का केंद्रीय भाव प्रारंभ हुआ अंत के प्रारंभ जो अनुच्छेद का बेटा केंद्रीय भाव है वो प्रारंभ के व अंत के वाक्य में अवश्य आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिए। जो केंद्रीय भाव है, मेन कहने का आशय है, जो आप बताना चाहते हैं वो शुरुआत के पैराग्राफ में, शुरुआत के वाक्यों में और अंत के वाक्यों में जरूर रहे। ठीक, अच्छा, जो भी हम अनुच्छेद लिखें, किसी भी टॉपिक पर हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, हमारे अनुच्छेद की भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी भाषा सरल होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन में भाषा हमारी सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है ना, इन पॉइंट को आप याद रखो। अगली चीज, जब भी हम अनुच्छेद लिखें, वर्तनी यानी कि आपके लिखने का ढंग, शुद्धता, अशुद्ध ना हो, विराम चिन्हों का प्रयोग, वर्तनी, विराम और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, इन चीज़ों को याद रखिए। यानी कि हमारी राइटिंग अच्छी हो, शुद्धता हो, अशुद्धियाँ ना हो, जहाँ विराम चिन्हों की आवश्यकता है वहाँ विराम चिन्ह भी लगना चाहिए और शुद्ध भाषा का हमें प्रयोग करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, दिए गए संकेत बिंदुओं पर, दिए गए जो भी संकेत बिंदु आपके आए, अनुच्छेद में कुछ संकेत बिंदु भी दिए रहेंगे, ठीक है ना, तो दिए गए संकेत बिंदुओं पर या संकेत बिंदुओं के भाव को समझकर जो भी संकेत बिंदु हमारे, जैसे कोई टॉपिक आएगा उसके कुछ बेटा संकेत बिंदु दिए रहेंगे, है कि नहीं। 4-5 पॉइंट जैसे निबंध में आते थे, 4-5 पॉइंट आ जाते। एक टॉपिक आया कि इस टॉपिक पर लिखिए, उसके फिर 4-5 पॉइंट, जैसे भूमिका, मनाने का कारण, जैसे किसी पर्व पर आया तो पर्व मनाने का कारण, ठीक है ना, कब मनाया जाता है, उपसंहार इत्यादि जो बिंदु दिए रहे हैं। तो ऐसे अनुच्छेद में भी बिंदु आ सकते हैं, आपके लिए बिंदु दिए होंगे। तो दिए गए संकेत बिंदुओं के भाव को समझ करके हमें क्या करना चाहिए? पहले विचार करना चाहिए, समझकर पहले विचार करना चाहिए और फिर तथा मन में एक क्रम और लय के बाद, तथा मन में एक क्रम व लय के साथ, क्रम व लय के साथ उसके आधार पर विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। उनके आधार पर विषय को आगे बढ़ाना चाहिए।
ठीक, ये हो गया। और एक चीज़ और आप थोड़ी बहुत याद रखिए कि सामान्यतः 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। अधिकांशतः 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। तो बेटा आपने ये समझ लिया कि अनुच्छेद है क्या। अनुच्छेद एक प्रकार की कला है, ये निबंध का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट रूप है, ठीक है ना। क्या हमने बता दिया, इन पॉइंट को आपको याद रखना है तो आप अच्छे से अनुच्छेद लिख पाएंगे। अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त शैली है, संक्षिप्त शैली। कोई भी टॉपिक आया उसको संक्षेप में, शॉर्ट में लिखना, ठीक है ना। अतः मुख्य विषय पर ही हमें केंद्रित होना चाहिए, मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। मेन पॉइंट के इधर उधर में भटकना नहीं है, वही हमने लिख दिया। अनुच्छेद में हमें अनावश्यक प्रसंग का वर्णन नहीं करना है, अनावश्यक प्रसंगों से बचना है हमें। अनावश्यक प्रसंग हमारे अनुच्छेद में नहीं होने चाहिए। जिस विषय पर निबंध आया, वो अनुच्छेद आया, उसी पर हमें लिखना है, उसी के इर्द गिर्द ही चलना है, ठीक। सभी वाक्यों का, जितने सेंटेंस हम बनाते जाएं आगे, तो सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध, एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद का केंद्रीय भाव, जो मेन पॉइंट है कहने का आशय कि क्या हम समझाना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे, तो अनुच्छेद का जो केंद्रीय भाव है वह प्रारंभ में व अंत के वाक्यों में अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। प्रारंभ की, शुरुआत के वाक्यों में और अंत के वाक्य में अवश्य केंद्रीय भाव उसका आना चाहिए। हमारे अनुच्छेद की, जिस अनुच्छेद को हम लिख रहे हैं उसकी भाषा हमारी सरल हो, स्पष्ट हो और प्रभावशाली होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। भाषा हमारी सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। वर्तनी, हमारी लिखावट, विराम चिन्हों का प्रयोग, और हमारी जो भाषा है, हिंदी लिखने की शैली है, भाषा है, वो हमारी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध भाषा का ही प्रयोग। कोशिश करें अशुद्धियाँ कम से कम हो, अशुद्धियाँ होना। दिए गए संकेत बिंदुओं के भाव को समझकर, जैसे निबंध में संकेत बिंदु आते हैं, उसी प्रकार से अनुच्छेद में भी बच्चों संकेत बिंदु दिए रहेंगे। तो उन संकेत बिंदुओं को आधार बना करके, संकेत बिंदुओं के भाव को पहले तो अच्छी तरह से समझना है कि इनके कहने का मतलब क्या है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, किस विषय पर हमें लिखना है, किस बिंदु को हमें ज़्यादा समझाना है, ज़्यादा व्यक्त करना है। दिए गए संकेत बिंदुओं के भाव को समझ के पहले उसका भाव समझें, तो पहले अपने विचार करना चाहिए। सबसे पहले अपने मन में उसका विचार कर लें कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, तथा मन में एक क्रम व लय के बाद, एक क्रम के बाद व लय के बाद उसके आधार पर विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। उसका आधार समझें कि इसमें हम क्या लिखते हैं, तो एक क्रम उसका अपने मन में सोच लें, उसको हम आगे बढ़ाना चाहिए, उसी बिंदु पर हमें लिखना है, ठीक। और अधिकांशतः जो आपका अनुच्छेद आता है, ये आपका कितने नंबर का आता है बेटा, 5 नंबर का। 5 नंबर का बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 80 से 100 शब्दों में, 80 से लेकर के 100 शब्दों के बीच में हम अनुच्छेद को लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो हमने समझ लिया। चलिए अब एक अनुच्छेद हम देखते हैं। कोई भी अनुच्छेद आपके पेपर में आ जाए तो उसको हम किस तरीक़ा से लिखेंगे, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि एक हमने टॉपिक लिख दिया, किस तरीके से आपको अनुच्छेद लिखना है ये समझ लीजिए। समझ लीजिए कि हमारे बोर्ड के पेपर में एक टॉपिक आया, दहेज प्रथा एक अभिशाप। दहेज प्रथा एक अभिशाप, इस विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है और इसके संकेत बिंदु दे दिए। कौन कौन से संकेत बिंदुओं को आधार मान के आपको लिखना है। पहला है दहेज का अर्थ, दूसरा दहेज का मूल कारण, क्या कारण है दहेज का, फिर दहेज की वर्तमान स्थिति, आज क्या स्थिति बन गई है दहेज के कारण, और चौथा दहेज प्रथा को दूर करने के उपाय। दहेज प्रथा के दूर करने के उपाय, दहेज प्रथा को हम कैसे दूर कर दें, ठीक है ना। तो इन संकेत बिंदुओं को आधार मान करके आपको लिखना है आपका अनुच्छेद। ऐसे ही संकेत बिंदु बेटा आपके निबंध में आया करते थे, जो 10 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन ये 5 नंबर का है। अब आपको हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं, उसमें तो आप लोग हेडिंग भी डाल देते थे, जैसे संकेत बिंदु दहेज का अर्थ, आपने हेडिंग डाल दी दहेज का अर्थ। लेकिन हम लिख रहे हैं क्या, ये अनुच्छेद। तो अनुच्छेद निबंध का एक प्रकार का शॉर्ट रूप, इसमें हेडिंग डालने की आपको आवश्यकता विशेष नहीं है, ठीक है ना। तो इन संकेत बिंदुओं को आधार मान के आपको लिखना है। तो जैसे हम शुरुआत करें,
देखिए अब शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्या है, दहेज का अर्थ। तो ये सब चीज़ें हमारे टॉपिक में आ जानी चाहिए। दहेज का अर्थ भी हमें समझाना है कि दहेज का अर्थ क्या है, दहेज का मूल कारण क्या है, इसको भी व्यक्त करना है अपने अनुच्छेद में। दहेज की वर्तमान स्थिति, दहेज की स्थिति आज समाज में क्या है, इसको भी व्यक्त करना पड़ेगा। और दहेज प्रथा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, इन सब पॉइंटों को ध्यान में रख करके आपको पूरा अनुच्छेद शॉर्ट में तैयार करना है। तो देखिए हम बिल्कुल संक्षेप में शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, आप चाहे तो और विस्तार कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इसको। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। दहेज एक छोटा सा शब्द है, दहेज एक छोटा सा शब्द है, ठीक है ना, छोटा सा ही तो शब्द है एक दहेज। तो दहेज एक छोटा शब्द है किंतु बहुत ही कष्टदायी है। किंतु कैसा है दहेज, किंतु बहुत ही कष्टदायी है। दहेज एक छोटा सा शब्द है किंतु बहुत ही कष्टदायी है। यहां से शुरू हो रहा बेटा आपका, ठीक है ना, किंतु बहुत ही कष्टदायी है। आगे, क्योंकि यह एक कुप्रथा का, क्योंकि यह एक कुप्रथा का रूप धारण कर चुका है। ठीक है ना, दहेज एक प्रकार की कुप्रथा है। तो हमने क्या लिखा, दहेज, पहले दहेज का अर्थ है समझा रहे कि दहेज एक छोटा सा शब्द है किंतु बहुत ही कष्टदायी है, क्योंकि यह एक कुप्रथा का रूप धारण कर चुका है। बुराई है एक प्रकार की दहेज, बुराई का रूप धारण कर लिया है दहेज ने। ठीक है, कन्या के विवाह पर माता पिता द्वारा माता पिता द्वारा उसे दिए जाने वाले धन को दहेज कहते हैं। कन्या के विवाह पर माता पिता द्वारा उसे दिए जाने वाले धन को दहेज कहते हैं। ठीक है, समझ लिया। देखिए हमने दहेज का अर्थ बता दिया। दहेज का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं दहेज, बिल्कुल संक्षेप में शॉर्ट में। आप चाहें तो इन पॉइंटों पर विस्तार ज़्यादा दे सकते हैं और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बिल्कुल संक्षेप में शॉर्ट में उसको समझा दिया। ठीक है कि दहेज एक छोटा सा शब्द है किंतु बहुत ही कष्टदायी है, क्योंकि यह एक कुप्रथा का रूप धारण कर चुका है। कन्या के विवाह पर माता पिता द्वारा उसे दिए जाने वाले धन को, कन्या के विवाह के समय माता पिता जो उसको धन दौलत देते हैं, है कि नहीं, उसी दिए जाने वाले धन को हम क्या कहते हैं, दहेज। उसी को हम दहेज कहते हैं। प्रारंभ में दहेज कन्या के परिवार द्वारा स्वेच्छा से शुरुआत में जब दहेज का प्रचलन हुआ तो प्रारंभ में दहेज कन्या के परिवार द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था। अपनी इच्छा से, जितनी उनकी हैसियत है, हैसियत के अनुसार माता पिता अपना दे देते, स्वेच्छा, अपने मन से, अपनी इच्छा से। तो यही लिख दिया, स्वेच्छा से अपनी बेटी को दिया जाता था, स्वेच्छा से अपनी बेटी को दिया जाता था। ठीक है, किंतु दुर्भाग्यवश आज इसका विकृत रूप ही समाज में दिखाई देता है। किंतु दुर्भाग्यवश आज इसका विकृत रूप माने बिगड़ा हुआ स्वरूप, विकृत रूप ही समाज में दिखाई देता है।
आज तो दहेज प्रेम से देने की वस्तु नहीं रहा। आज तो दहेज प्रेम से देने की वस्तु नहीं रहा। बल्कि अधिकार पूर्वक लेने की वस्तु बन गया है। ठीक है ना। दहेज का मूल कारण पहले क्या होता था, जो माता पिता होते थे अपनी बेटी के विवाह के समय अपनी स्वेच्छा से जितनी उनकी हैसियत है अपने मन से प्रसन्न होकर के अपने बेटी को कुछ देते थे विदा करते समय, तो उसको ऐसी स्थिति को हम दहेज नहीं मानते थे। लेकिन आज वही दहेज जो स्वेच्छा से पहले दिया जाता था, क्या लिख दिया, दुर्भाग्यवश आज दुर्भाग्य है समाज का कि आज इसका बिगड़ा हुआ रूप समाज में दिखाई देता है। कितना स्वरूप बिगड़ गया है। आज तो दहेज प्रेम से देने की वस्तु नहीं है, जबरदस्ती लिया जाता है माता पिता से कि नहीं इतना रखो, नकदी रखाई जाती है, जेवर सब कुछ रखिए आप, जबरदस्ती। ठीक है कि नहीं। तो दहेज प्रेम से देने की वस्तु नहीं रहा, बल्कि अधिकार पूर्वक लेने की वस्तु बन गया है। जो लड़के वाले हैं अधिकार पूर्वक दहेज लेते हैं कि हमारा बेटा है तो हमें तो दहेज लेना है, तो अधिकार से लेने वाली वस्तु बन गया है। जो पहले प्रेम से दिए जाने वाली वस्तु होता था दहेज, इतना स्वरूप इसका बिगड़ गया है। दहेज प्रथा का मूल कारण, अब आ जाइए मूल कारण। दहेज का अर्थ आपने समझ लिया, एक टॉपिक पर हमने प्रकाश थोड़ा सा डाल दिया। चलिए संक्षेप में दहेज का मूल कारण बता दें। दहेज का मूल कारण यह रहा होगा कि कन्या दहेज का मूल कारण यह रहा होगा कि कन्या पति के घर जाकर गृह लक्ष्मी बनेगी। इसलिए उसे खाली हाथ भेजना उचित नहीं है। इसलिए उसे खाली हाथ भेजना सही नहीं है। ठीक है। पहले लोग ऐसा मानते होंगे कि हमारी बेटी अब दूसरे घर में जाकर के, अपने ससुराल में जाकर के क्या बनेगी, पति के घर में जाकर के गृह लक्ष्मी बनेगी, और गृह लक्ष्मी को खाली हाथ हमें नहीं भेजना चाहिए। तो कुछ ना कुछ माता पिता अपनी बेटी को देते होंगे पहले के समय। ये शायद मूल कारण दहेज का रहा हो। जब से दहेज की शुरुआत हुई, बेटियों को कुछ देने की प्रथा जब से चली होगी, ठीक है नहीं, तो ये कारण रहा होगा कि कन्या पति के घर जाकर गृह लक्ष्मी बनेगी, गृह लक्ष्मी कहलाएगी, इसलिए उसे हमें खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो ये किसी ने कभी ना कभी परंपरा डल गई होगी, ठीक है ना। लेकिन आज तो विवाह एक सौदा बनकर रह गया है। लेकिन आज विवाह तो एक सौदा बनकर रह गया है। एक प्रकार का सौदा हो गया है, सौदा बन गया है विवाह है, ठीक है ना। आज विवाह एक सौदा बन करके रह गया है। सौदेबाजी होती है, नहीं हमें इतना दहेज चाहिए, इतने में काम नहीं चलेगा, हमें 5 लाख चाहिए या 10 लाख चाहिए। सौदेबाजी होती है, जैसे अपना बेटा बेच रहे हो, ठीक है कि नहीं। कहते नहीं, एक कहावत सुनी होगी आपने कि सुन लो समाज वालों, बेटे का बाप हूँ मैं, जलवा सभी से है निराला, और मेरा है बैल बिकने वाला। बोली लगाते हैं अपने लड़कों की आजकल दहेज, ठीक है ना। तो दहेज क्या बन गया है, शादी के समय एक सौदा बनकर रह गया है, जिसमें वरपक्ष वाले क्या करते हैं, जिसमें वरपक्ष वाले
अपने पुत्र की योग्यता के अनुसार, अपने पुत्र की योग्यता के अनुसार कीमत तय करते हैं। क्या करते हैं? कीमत तय करते हैं। जो लड़के वाले होते हैं अपने लड़के की योग्यता के अनुसार उसकी कीमत रखते हैं कि हमारे बेटे की कीमत ये है, इतना हमें दहेज चाहिए इस लड़के की शादी में, तो अपने बेटे की योग्यता के अनुसार उसकी कीमत तय करते हैं। कौन? लड़के वाले। और मनचाहा रुपया वसूलते हैं। मनचाहा रुपया वसूलते हैं। इसलिए दहेज की प्रथा आज भयंकर कलंक और अभिशाप बनकर रह गई है। इसलिए दहेज की प्रथा आज भयंकर कलंक, दहेज की प्रथा आज भयंकर कलंक और अभिशाप बनकर रह गई है। और अभिशाप, इसको मिटा दें हम थोड़ा बेटा, थोड़ा सा और बढ़ा दें इसको, फिर समाप्त कर दें। क्या लिखा हमने? इधर बताया हमने कि जिसमें वरपक्ष वाले अपने पुत्र की योग्यता के अनुसार कि हमारा बेटा कितना योग्य है उसकी कीमत तय करते हैं और मनचाहा रुपया वसूलते हैं। इसलिए दहेज की प्रथा आज भयंकर कलंक और अभिशाप बनकर रह गई है। अभिशाप बनकर रह गई है। ठीक है ना? एक प्रकार का अभिशाप बन गया है, कलंक बन गया है आज दहेज, जबरदस्ती ऐंठते हैं। इसलिए तो दहेज के अभाव में, इसलिए तो दहेज के अभाव में, इसलिए तो दहेज के अभाव में सुंदर सुशील गुणवती, सुंदर सुशील और गुणवती, गुणों की खान, सुशिक्षित कन्याओं का जीवन नरक बन जाता है। सुशिक्षित कन्याओं का जीवन नरक बन जाता है। दहेज के पीछे अगर माता पिता के पास इतना धन दौलत नहीं है कि लड़के वालों की मांग पूरी कर सकें, तो बेचारी खूब सुंदर कन्या है, सुशील कन्या है, गुणवती है, कई गुणों की खान है, वो सुशिक्षित है, अच्छी पढ़ी लिखी है, ऐसी बच्चियों का जीवन भी नरक बन जाता है दहेज के कारण। ठीक है ना? इस भयंकर प्रथा के उन्मूलन के लिए चलिए अब हम समापन पे आ जाएं। दहेज प्रथा के दूर करने के उपाय। वर्तमान स्थिति हो गई हमारी कि ऐसी वर्तमान स्थिति है कि इन लड़कियों का जीवन नरक बन जाता है दहेज के कारण। इस भयंकर प्रथा के उन्मूलन में, इस भयंकर प्रथा के उन्मूलन के लिए, उन्मूलन माने होता है निवारण के लिए, इस भयंकर प्रथा के निवारण के लिए, उन्मूलन के लिए लड़की और उसके माता पिता को, लड़की और उसके माता पिता को, लड़की और उसके माता पिता को कानून की भी सहायता लेनी चाहिए। कानून की भी सहायता लेनी चाहिए। लेनी चाहिए कि नहीं? कि दहेज ना दो ना लो, कि दहेज
ना दो, ना देहम, ना लें। दहेज ना दो ना लो, भावों और अभावों भावों और अभावों को लड़के लड़कियां मिलकर झेलें और तोलें। लड़के लड़कियां मिलकर झेलें व तोलें। ठीक है ना। तो इस तरीका से चलिए हम संक्षेप में शॉर्ट में इसको समाप्त कर दिया। जितने बिंदु दिए थे उन पूरे बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश हमने डाल दिया। तो इस तरीका से कोई भी टॉपिक आ जाए आप लोग लिख सकते हैं। यानी कि दहेज प्रथा एक अभिशाप, ये टॉपिक आया था, इसको हमने लिख दिया कि दहेज एक छोटा सा शब्द है किंतु बहुत कष्टदायी होता है, क्योंकि यह एक कुप्रथा का रूप धारण कर चुका है। दहेज एक बुराई का रूप धारण कर चुका है। यह क्या होता है? फूल के साथ जुड़ा हुआ कांटा है। फूल के साथ जुड़ा हुआ एक प्रकार का कांटा है। शादी फूल जैसा कार्यक्रम है, सुंदर कार्यक्रम है, लेकिन इसके साथ ये कांटे रूपी दहेज जुड़ा हुआ है। तो फूलों के साथ जुड़ा हुआ कांटा है। कन्या के विवाह पर माता पिता द्वारा उसे दिए जाने वाले धन को क्या कहते हैं? दहेज। प्रारंभ में, शुरुआत के दिनों में, शुरुआत में दहेज कन्या के परिवार के द्वारा स्वेच्छा से वरपक्ष को दिया जाता था, अपनी बेटी को दिया जाता था। किंतु दुर्भाग्यवश आज उस दहेज ने विकृत बिगड़ा हुआ रूप धारण कर लिया है। आज तो दहेज प्रेम से लेने की वस्तु नहीं बल्कि अधिकार पूर्वक जबरदस्ती छीनने की वस्तु बन गया है। दहेज जबरदस्ती लेने की वस्तु बन गया है। और दहेज प्रथा का मूल कारण यह रहा होगा। कब से चली होगी दहेज प्रथा, क्यों शुरुआत हुई होगी? तो बताया हमने कि मूल कारण यह रहा होगा कि कन्या पति के घर जाकर गृह लक्ष्मी बनेगी, गृह लक्ष्मी कहलाएगी, और लक्ष्मी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, इसलिए उसे खाली हाथ भेजना उचित नहीं है। पर आज तो विवाह एक सौदा बन करके रह गया है, एक सौदा बन करके, जिसमें वरपक्ष अपने पुत्र की योग्यता के अनुसार उसकी कीमत तय करते हैं कि हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, इतना खर्च किया उसके ऊपर, तो इतना दहेज हमें शादी में चाहिए। इसलिए दहेज की प्रथा आज भयंकर कलंक और अभिशाप बन गई है। इसलिए दहेज के अभाव में, दहेज के कारण सुंदर, सुशील, गुणवती, सुशिक्षित कन्याओं का जीवन भी नरक बन जाता है। कई तो ऐसे माता पिता हैं कि दहेज के कारण, पैसे की कमी के कारण अपने बेटियों की शादी भी नहीं कर पाते हैं। लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, और कुंवारी रहीं हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। इतना बुरा ये अभिशाप दहेज है। जिंदा बेटियों को जला दिया जाता है। ठीक है ना। सब कुछ दुनिया से जा रहा है, लेकिन ये दहेज रूपी दानव आज भी हमारी इस भूमि पर, हमारी इस धरा पर आज भी वो जीवित है। कंस गया, रावण गए, चले गए अंग्रेज, लेकिन भारत भूमि से गया न दुष्ट दहेज। आज दहेज प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। जो भी सुंदर लड़कियां हैं, सुशील लड़कियां हैं, सुशिक्षित हैं, खूब गुणवती लड़कियां हैं, लेकिन दहेज के कारण, दहेज प्रथा के कारण उनका जीवन नरक बना हुआ है। इस भयंकर प्रथा के उन्मूलन के लिए, इसको रोक लगाने के लिए लड़की और उसके माता पिता को कानून की भी सहायता लेनी चाहिए। लेनी चाहिए कि नहीं? कानून प्रशासन की भी सहायता लेनी चाहिए। दहेज ना दें हम, ना लें, ये संकल्प हमें करना चाहिए। अभावों को लड़के लड़कियां मिलकर झेलें और तोलें। तो ऐसा कुछ क्रियाकलाप हम करेंगे तब ये समाज से दहेज प्रथा मिटेगी। तो ऐसा कोई भी टॉपिक आपके पेपर में आता है, कोई भी अनुच्छेद लेखन के लिए कोई भी टॉपिक दिया हो, उसके जो बिंदु दिए हों तो उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपनी बात को रखना है और उसको बढ़ाते जाना है। उन्हीं बिंदुओं को आधार मानते हुए, ठीक है कि नहीं, केंद्र मानते हुए जो टॉपिक आया उसके केंद्रीय भाव पर ध्यान रखते हुए अपने पैराग्राफ को हमें बढ़ाते चलना है। तो एक अच्छा सा आप अनुच्छेद लिख सकेंगे। तो संभवतः आपको ये पार्ट फर्स्ट अनुच्छेद लेखन का आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और अनुच्छेद लेखन आपको बताएंगे, समझाएंगे, जिसको आप लोग सीखेंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे हम। धन्यवाद।